हेलो एवरीवन। अगर आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और कॉस्टिंग के टॉपिक्स आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं तो आज का वीडियो मैं आपके लिए ही लेकर आया हूँ। इस सेशन में मैं टारगेट कॉस्टिंग को आपके लिए इतना सिंपल बनाने वाला हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। आज का पहला सवाल, टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है? टारगेट कॉस्टिंग को डिटरमाइन करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को समझना पड़ेगा। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को समझने के लिए हम एक फर्नीचर शॉप का एग्जांपल लेते हैं जो चेयर्स बनाती है। अब मान लेते हैं एक चेयर बनाने के लिए उसको 3000 का रॉ मटेरियल जो कि वुड है उसकी ज़रूरत पड़ती है, 5000 का लेबर की ज़रूरत पड़ती है एंड ओवरहेड जो कि हो गए जैसे रेंट हो गया और फोरमैन की सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। ये सब 1000 रुपए के उसको ओवरहेड्स की कॉस्ट आती है पर चेयर। तो टोटल अगर हम इनका करेंगे तो 9000 की कॉस्ट उसको पड़ती है। अब अगर वो बना रहा है चेयर तो वो ये तो है नहीं कि वो उसको सिर्फ 9000 की उसने चेयर बना दी तो वो उसको 9000 का ही बेच देगा। वो उसके ऊपर अपना प्रॉफिट भी रखेगा। तो 9000 के ऊपर मान लेते हैं वो पर चेयर अपना 1000 रुपए का प्रॉफिट रखता है, तो 9000 प्लस 1000। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर हम कॉस्ट के ऊपर अपना प्रॉफिट रखते हैं ताकि हम अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर सकें। जैसे कि चेयर के एग्जांपल के अंडर हम 9000 की कॉस्ट अगर हमें पड़ी है तो हम उसके ऊपर 1000 रुपीज का अपना प्रॉफिट रखेंगे। तो तो जो 10,000 है वो हमारा सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन टारगेट कॉस्टिंग ऐसा नहीं करती है। टारगेट कॉस्टिंग के अंदर ये ऐसे होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो हमारे को मार्केट देती है। अब क्योंकि जो हम प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं मार्केट में, जो हम अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स या दे रहे हैं मार्केट में, मतलब उस प्रोडक्ट के बहुत सारे सप्लायर्स हैं मार्केट में। जैसे कि मान लेते हैं दो एक फोन्स की कंपनी है, Xiaomi और Oppo। आपने सुना ही होगा Xiaomi भी बहुत अच्छे अच्छे फोन्स बनाती है एंड Oppo भी बनाती है एंड बहुत ही कम रेंज में फोन्स बनाती है, 20-25 हजार के अंदर अंदर। एंड दोनों को एक फोन लॉन्च करना है 20 हजार के ब्रैकेट के अंदर, मतलब 20 हजार तक का उनको एक फोन लॉन्च करना है। Xiaomi ने सोचा है कि मैं भी 20 हजार का फोन लॉन्च करूंगी एंड ओप्पो ने भी सेम सोचा है। पर ओप्पो जो है वो जो थोड़ा सा उसने दिमाग ज्यादा लगाया, थोड़ा सा मतलब उसने रिसर्च में अच्छा पैसा खर्च करा एंड मतलब ओप्पो ने रिसर्च अच्छी करी तो उसने एक फोन लॉन्च कर दिया 19 हजार का पहले ही। तो अब Xiaomi जो है वो थोड़ा सा पहले ही लेट हो चुका है। और अब अगर उसको कस्टमर को एक्वायर करना है, मार्केट में जाना है, तो वो सिर्फ फोन को 19 हजार का या फिर 19 हजार से कम का ही लॉन्च कर सकता है, क्योंकि अगर वो उससे ज्यादा का लॉन्च करेगा तो वो कस्टमर को कैप्चर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी उस उसके जैसा एक फोन 19 हजार का मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कस्टमर वहां पे नहीं लेगा, क्योंकि वो सीधा बोलेगा कि भाई साहब आप अलग क्या दे रहे हो, क्योंकि मार्केट में तो ऑलरेडी 19 हजार का एक फोन ऐसा सेम टू सेम मिल रहा है, तो हम आपसे ज्यादा का क्यों लें। अब हम कोई चीज जैसे हम ही फोन लेने जाते हैं सैमसंग का, तो हम सैमसंग का देखते हैं 25,000 का फोन है एंड वहीं पे अगर हमें दिखता है कि वहाँ पे 30 हजार का कोई और फोन मिल रहा होता है तो हम कहते हैं भाई हम इस फोन को क्यों ले, 30 हजार का सैमसंग ही 25 हजार में इस चीज को दे रहा है तो हम उस 30 हजार वाले ब्रांड को क्यों खरीदेंगे। वैसे ही अगर ओप्पो ने उस चीज को 19 हजार में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है तो Xiaomi उसको 20 हजार का लॉन्च नहीं कर सकता। अब अगर हम टारगेट कॉस्टिंग की बुक डेफिनेशन देखें तो टारगेट कॉस्टिंग involves setting target cost by subtracting desired profit margin from the competitive market price। मतलब कि जो प्राइस सेलिंग प्राइस हमें मार्केट देती है हम उसमें से अपना डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन डिडक्ट करते हैं ताकि हमें टारगेट कॉस्ट मिले। देखो टारगेट कॉस्ट में यही होता है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो हमें मार्केट देती है, क्योंकि मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करता है, हम कोई डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं, इसलिए हम सेलिंग प्राइस मार्केट से ऊपर नहीं रख सकते हैं, मार्केट से कम रख सकते हैं या फिर हम मार्केट के जितना रख सकते हैं। जितना मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है हम उतना ही उसको रख सकते हैं, बट हम मार्केट से ऊपर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सीधा कस्टमर हमें कहेगा कि ये प्रोडक्ट तो ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर के पास कम रेट में मिल रहा है तो फिर हम आपसे क्यों ही लेंगे। एंड फिर बाद में हम उससे अपना जो प्रॉफिट है वो, अब मान लेते हैं कोई हम
हम मान लेते हैं हम फ़ोन बना रहे हैं एंड हम 19,000 का एक फ़ोन 19,000 का फ़ोन हमने बनाया, फॉर एग्जाम्पल 19,000 का फ़ोन वो हम मार्केट में बिक रहा है एंड हम भी उसको 19,000 का बेचना चाह रहे हैं। तो वो हो गया सेलिंग प्राइस जो हमें मार्केट ने दिया एंड हमने भी उसको सेलिंग प्राइस को सेट कर लिया एंड 3,000 हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए कि बेयर मिनिमम प्रॉफिट है वो हमें अपने घर पे लेके ही जाना है कि अगर हम पर फोन 3,000 घर पे नहीं लेके जाएंगे तो फिर तो हम सरवाइव ही नहीं कर सकते, हमारी कंपनी चलेगी ही नहीं। तो 3,000 हम उसमें से डिडक्ट कर देंगे, वो है हमारा 3,000 का प्रॉफिट मार्जिन। अब 3,000 हमने डिडक्ट कर दिया तो जो 16,000 बचा वो है हमारा टारगेट कॉस्ट कि 16,000 तक हमें अपनी टारगेट की कॉस्ट हमें लेकर ही आनी है। उससे ज़्यादा कॉस्ट हम लेकर आना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कॉस्ट उससे ज़्यादा आएगी तो फिर हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, क्योंकि फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी कंपनी भी तो चलानी है। ये होती है टारगेट कॉस्टिंग की बुक डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं टारगेट कॉस्ट की और कॉस्ट गैप की। जैसे कि हमने पहले सीखा कि टारगेट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो हमारे सेलिंग प्राइस है वो हमें मार्केट देती है। बट अब फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम Xiaomi है एंड हमारा जो प्राइस है वो हमारा 19,000 ही रहेगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटर ओप्पो है उसने एक फ़ोन ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया है फॉर 19,000। तो हम 19,000 से ज़्यादा का फ़ोन लॉन्च नहीं कर सकते हमारी मार्केट के अंदर। हम 19,000 से कम का फ़ोन लॉन्च कर सकते हैं बट उससे ज़्यादा का फ़ोन लॉन्च नहीं कर सकते हैं। एंड हमें हमारी कंपनी को चलाने के लिए, सरवाइव कराने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह देने के लिए, फिर हमें कुछ चीज़ें प्रॉफिट वगैरह घर भी लेके जाना है। हर एक काम के लिए 3,000 रुपये का प्रॉफिट जो है हमारे हर एक फ़ोन के ऊपर चाहिए। इससे ज़्यादा इससे कम का प्रॉफिट तो हम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अगर 3,000 का प्रॉफिट हमें चाहिए एंड 19,000 का हम बेच रहे हैं फ़ोन, तो जो 19,000 का प्रॉफिट है एंड अगर हम उसे 3,000 को माइनस करते हैं तो जो 16,000 आता है उसे हम अपनी टारगेट कॉस्ट कहेंगे कि हमें 16,000 तक की कॉस्ट जो है हम इस तक ही फ़ोन बना सकते हैं। इससे ज़्यादा की कॉस्ट हम नहीं रख सकते। इससे कम की कॉस्ट होएगी ठीक है, लेकिन उसमें हमारी फ़ोन की क्वालिटी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ होनी चाहिए कि मतलब फ़ोन के जो पीछे की वो कार्बन बॉडी होती है या फिर जो फ़ोन के कैमराज हैं वो ख़राब हो रहे हैं, फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो रही है, टच स्क्रीन बटन ख़राब हो रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे 16,000 में। लेकिन क्वालिटी के चक्कर में हम फ़ोन की कॉस्ट भी नहीं बढ़ा सकते। लेकिन मान लेते हैं कि हमने प्रॉफिट भी रख लिया, 19,000 हमारा सेलिंग प्राइस है और हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी रख लिया, लेकिन जब हमने फ़ोन को बनाया हमारी कॉस्ट जो है 16,000 की जगह 17,000 आई। तो जब हम उसको देखेंगे ना, 17,000 को 16,000 में से माइनस करेंगे तो जो वो 1,000 है वो हमारा कॉस्ट गैप है। फिर हम इस चीज़ पे वर्कआउट करेंगे कि वो कॉस्ट गैप आ क्यों रहा है, कि हम लेबर पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, हम हमारे मटेरियल्स पे खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं कि हम कहीं से मटेरियल ज़्यादा महंगे मंगा रहे हैं। जैसे हम Xiaomi है तो हम हमारे फ़ोन के कंपोनेंट्स हैं, चिपसेट्स हैं, ये सब हम महंगे मंगा रहे हैं और ओप्पो सस्ते मंगा रहा है। या फिर जो हमारी जो लेबर है वो हमें मतलब इतनी एफिशिएंट नहीं है, या फिर वो कहती है कि हमने तो काम कर दिया, हमारी तो मतलब काम हो गया बस, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट ही नहीं है कि वो इतने मतलब हमारे को कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है। तो फिर हमें उन सारे फैक्टर्स पर वर्कआउट करना पड़ेगा कि, और हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि जो हमारा कॉस्ट गैप है वो कम हो जाए, वो 17,000 से 16,000 के ऊपर आ जाए, वो कॉस्ट गैप क्लोज हो जाए। करते हैं टारगेट कॉस्टिंग के स्टेप्स की। तो हम इसे रीड करके नहीं समझेंगे, हम इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए मान लेते हैं हम एक बॉटल ड्रिंक्स का बिजनेस कर रहे हैं जो हमारी कोक के साथ compete करेगी। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा कि हमें कोक का प्राइस देखना है। अब कोक जो है 20 रुपए में अपनी बॉटल बनाती है, तो हमें सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना है कि वो 20 रुपए की बॉटल बना रही है, तो हमें हमारा प्रोडक्ट जो है वो बॉटल ड्रिंक है, लेकिन वो मार्केट में उसको 20 का बेच रही है। तो हमें उसको 20 की ही बेचनी है, 20 से ज़्यादा की नहीं, 20 से कम की नहीं। अभी एक मार्केट में एक और ड्रिंक आई थी जो थोड़ी सी प्रीमियम रेट पे चल रही थी। अब वो नहीं चल पाई ना ज़्यादा, क्योंकि नई ड्रिंक आई और वो नई थी, प्रीमियम रेट पे उन्होंने लॉन्च करी बट वो नहीं चली।
वो इसलिए नहीं चली क्योंकि कोक ऑलरेडी मार्केट लीडर है, एंड मार्केट लीडर ही जब 20 पे आपको दे रहा है तो आप नई ड्रिंक लाए हैं एंड आप ऑलरेडी मार्केट लीडर से ऊपर रेट पे देंगे तो फिर कस्टमर क्यों लेगा आपसे? वो तो यही कहेगा ना कि जब मार्केट लीडर जिसका टेस्ट सबसे ज्यादा मार्केट में फेमस है वो ही 20 रुपीज पे दे रहा है तो हम आपके पास क्यों आएंगे? वो तो कहेंगे कि हम तो उसी के पास जाएंगे जो कम पे दे रहा है एंड उसका तो टेस्ट भी सबसे बढ़िया है। तो हमें या तो उससे कम पे देना पड़ेगा या उसके इक्वल रेट पे देना पड़ेगा। फिर हमें प्रॉफिट डिसाइड करना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट हमें मिनिमम चाहिए, बेयर मिनिमम प्रॉफिट हमें कितना घर पे लेके जाना है कि हमें अपनी कंपनी चलानी है। हमें इतना प्रॉफिट तो हमें अपने घर में चाहिए ही चाहिए, हमें अपने रेंट भरना है फैक्ट्री का, हमें सैलरी देनी है स्टाफ की, हमें अपने घर पे भी लेके जाना है। तो हमें कितना प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 20 रुपए का हमें साथ हमारा सेलिंग प्राइस है एक बॉटल का, और हमें 5 रुपए पर बॉटल चाहिए ही चाहिए ताकि हम अपने घर पे लेके जा सकें, ताकि हम अपने वर्कर्स को भी सैलरी दे सकें, हम हमारा रेंट भी भर सकें एंड हम अपने घर पे भी थोड़े बहुत पैसे लेके जा सकें। फिर बचा हमारा टारगेट कॉस्ट निकालना। अब अगर हमारी 20 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 5 रुपए का हमारा टारगेट कॉस्ट है, वो प्रॉफिट है, तो 20 में से अगर हम 5 हटा देंगे तो 15 हमारी टारगेट कॉस्ट है कि 15 रुपए से ज्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते ग्रुप बॉटल को बनाना। मतलब 15 रुपए से ज्यादा पे अगर हम उसको बनाएंगे तो फिर वो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। मतलब हम लॉस तो नहीं करेंगे पर हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। फिर हमें देखना है कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, कि मतलब जो हमारी बॉटल है उसको बनाने की कितनी कॉस्ट है, उसके जो बॉटल के कैप्स हैं उसको बनाने की कितनी कॉस्ट है, ड्रिंक को बनाने की कितनी कॉस्ट है, उसकी पैकेजिंग की कितनी कॉस्ट है, उसको मिला के अगर वो 15 है। और फिर उसमें हमें कॉस्ट में भी दोनों लेनी है कि जैसे हमारी रेंट की कॉस्ट है, बिजली की कॉस्ट है, मशीन को चलाने की कॉस्ट है, और जो फैक्ट्री है उसमें जो हमारा जो सब कुछ सुपरवाइज करेंगे उनकी भी कॉस्ट है, हमें उनकी वैल्यू को भी ऐड, उनकी जो मतलब सैलरीज वगैरह रेंट वगैरह सबको ऐड भी करना है। मतलब वो सारे ओवरहेड जो हैं वो सब भी बॉटल की कॉस्ट में ऐड होंगे। उसके बाद हमें देखना है कि ये सब 15 से ज्यादा आ रहे हैं नहीं आ रहे। अगर ये सब 15 से ज्यादा आ रहे 15 से ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कॉस्ट गैप। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं ये 17 की कॉस्ट आ रही है तो हमारी उसमें 2 रुपए का कॉस्ट गैप है। तो हमें उस 2 रुपए को फिर आइडेंटिफाई करना है और हमें वेज देखने हैं कि हम उसको वैल्यू एनालिसिस करना है कि कैसे हम कम कर सकते हैं, कि हम कैसे मतलब अपना रेंट वगैरह ये सब तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, कि कैसे हम मतलब अपना मटेरियल लेबर मतलब लेबर कैसे कम कर सकते हैं, अपना लेबर को एफिशिएंट बना सकते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि लेबर की कॉस्ट कम आए। हम कैसे और अच्छा मटेरियल या फिर मतलब चीप मटेरियल सोर्स कर सकते हैं, या ऐसा मटेरियल सोर्स करें कि वो मटेरियल हमारा कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट दे, और या फिर हम अपनी पैकेजिंग में कुछ चीज़ें रिड्यूस करें ताकि फिर हमारे को पैकेजिंग की कॉस्ट कम आए। ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे ताकि हमारे 17 का जो कॉस्ट 17 की जो कॉस्ट आ रही है वो 15 पे आ जाए और जो 2 रुपए का हमारा कॉस्ट गैप है वो कम हो जाए। वैसे तो कॉस्ट गैप को क्लोज करने के काफ़ी तरीके होते हैं, बट आज हम जानेंगे कुछ तरीके जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं कॉस्ट गैप को बंद करने के लिए। सेलिंग प्राइस को बढ़ा देना, ये तरीका हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना है टारगेट कॉस्ट गैप को बंद करने के लिए। देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट गैप जो है वो 17 रुपए का है एंड हमें प्रॉफिट मान लेते हैं हमारा सेलिंग प्राइस 20 रुपए है एंड हमें हर गुड पे 5 रुपए का प्रॉफिट चाहिए एंड हमारी जो कॉस्ट है वो 17 रुपए आ रही है, पर अभी हम सिर्फ 3 रुपए का प्रॉफिट ही बना पा रहे हैं। तो हम अपने जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस जो है हम 2 रुपए से बढ़ा देते हैं। हम अपनी जो जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था ये बॉटल्ड जूसेस का, हम बॉटल्ड ड्रिंक का प्राइस जो है 22 रुपए कर देते हैं, 22 रुपीज कर देते हैं, सो दैट हम हमारे हर एक जूस पे 5 रुपए का प्रॉफिट कमा पाए। उससे ये होगा कि हम अपने घर में हमारी कंपनी में 5 रुपए का प्रॉफिट तो लेके आ पाएंगे, पर एक चीज और होगी, हमारी सेल्स कम हो जाएंगी, हम सेल्स लूज करेंगे, हम शेयर होल्डर वैल्यू को लूज करेंगे। वो ऐसे होगा कि कॉम्पिटिटर जो है, जैसे कि हमारी कॉम्पिटिटर है पेप्सी और कोक, वो मार्केट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो मार्केट लीडर्स हैं, वो
एक तरह से राइवल प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारे जैसे ही सेम प्रोडक्ट दे रहे हैं एंड वो उस चीज़ को ऑलरेडी 20 रुपए में दे रहे हैं। तो हमसे लोग पूछेंगे कि आप ये चीज़ को 22 रुपए में दे रहे हैं एंड आपके कॉम्पिटिटर्स मार्क पेप्सी एंड कोक जो हैं, जो आपसे बेटर टेस्ट दे रहे हैं, वो ऑलरेडी उसको 20 रुपीज़ में दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों खरीदें? हम तो वो आपसे सस्ता भी दे रहे हैं, वो मार्केट लीडर्स हैं, हम उनके पास क्यों ना जाएं? तो ऐसे करके हम सेल्स लूज कर देंगे एंड इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी चला जाएगा। और सेल्स चली जाएंगी तो फिर हमारे को काफ़ी ज़्यादा मार्केट शेयर भी लूज होएगा एंड हमारा एक मार्केट में ट्रस्ट भी चला जाएगा। बाकी के फैक्टर्स भी हम विजिट करते हैं कि जैसे कि हमारा मान लेते हैं हम जैसे बॉटल जूसेस बना रहे हैं, बॉटल जूसेस में हमारे जो बॉटल है उसके अंदर जो जूस की बॉटल है उसके अंदर कैप्स यूज होती हैं, उसके अंदर बॉटल यूज होती है, बॉटल के ऊपर हम प्लास्टिक की पैकेजिंग लगाते हैं ताकि हम कस्टमर को दे सके। हम उसमें से कुछ चीज़ें को कम करेंगे, फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि बिना प्लास्टिक की पैकेजिंग के बॉटल पे ही इंस्क्राइब करके हम उनको दे देंगे। 3 की 2 चीज़ें कर दो ताकि हमारी कॉस्टिंग कम हो जाए। या फिर जो हमारी जो कैप्स हैं वो मल्टी कलर्ड हैं, ताकि और मल्टी कलर्ड की कॉस्टिंग हमें ज़्यादा पड़ रही है जो तो फिर हम कहेंगे कि कैप्स जो है मल्टी कलर्ड मत रखो, सिर्फ वाइट रखो, ताकि क्योंकि वाइट की कॉस्टिंग कम आ रही है। तो उससे ये होगा कि हमारी कॉस्ट के लिए हमारे को इससे कॉस्टिंग कम पड़ेगी एंड हम ऐसे ऐसे वेज देखेंगे कि हम किसी भी तरह हम अपने मतलब कंपोनेंट्स को कम कर सकें। हम कोशिश करेंगे कि हम रॉ मटेरियल या जो लेबर है वो चीप इस्तेमाल करें। जैसे मान लेते हैं कि हम जो बॉटल है वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी की बॉटल यूज करें। कि पहले कंपनी आती थी ओशन ओशन नाम से, ब्लू ओशन नाम से, वो बहुत ही वो भी ऐसे ही मतलब जूस बनाती थी, बट वो काफी महंगा जूस बेचती थी, 40-50 रुपीज का उसका जूस आता था एंड वो इसलिए भी महंगा होता था क्योंकि उसकी बॉटल बड़ी प्रीमियम होती थी। तो वो आजकल नहीं चलता मतलब इतना। बट यही है कि हमें मतलब ऐसे देखना है कि जो रॉ मटेरियल है वो थोड़ा सा, जैसे बॉटल है वो हम इतनी प्रीमियम नहीं दें, वो थोड़ी सी, क्योंकि मेन तो कस्टमर को जूस ही पीना है, तो हम उसको जूस थोड़ा सा प्रीमियम दे दें, लेकिन हम उसकी बॉटल थोड़ी सी कम कर देंगे, बॉटल की क्वालिटी थोड़ी हल्की कर दी मतलब। या फिर जो हमारी लेबर है वो हमने थोड़ी सी चीप आउटसोर्स कर ली कि चलो जी लेबर हमने सस्ती बुला ली, बट हमें ये भी देखना है कि पूरी तरह से हमें क्वालिटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज करना है कि वो कस्टमर एक बार उसको पी रहा है फिर कह रहा है अरे ये तो बोतल ही फट जा रही है, जब हम खरीदते हैं बोतल ही उससे सारा जूस ही गिर जाता है, या फिर ये तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज हो गया, मतलब कि जो हमने जूस उनको दिया है ये तो जूस ही बेकार है, तो फिर वो अगली बार हमारे पास आ ही नहीं रहा। हम स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि हर बंदा मार्केट में जो बॉटल है वो अपने घर में नहीं बना रहा है जूस की, वो सब लोग मार्केट से ही खरीद के कर रहे हैं, तो हमें भी क्या जरूरत पड़ी अपने घर में बना के एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाने की बॉटल्स को, हमें इन हाउस बनाने की क्या नीड है? हम भी सबको, अगर हमें बाहर से बॉटल सस्ती मिल रही हैं हम भी बाहर से खरीदेंगे। हम ऐसे करके भी कॉस्ट गैप को कम कर सकते हैं। हमें नई टेक्नोलॉजीज में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि हमारी एक मशीन है, वो 1 घंटे में 600 बॉटल्स को फिल कर सकती है एंड मार्केट में एक नई मशीन आई है जो 1 घंटे में 1500 बॉटल्स को फिल कर सकती है एंड मार्केट में डिमांड है इतनी कि मतलब अभी हमारी जो करंट मतलब हमारी बॉटल्स की इतनी डिमांड है लेकिन हम सप्लाई इतनी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उस नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमें स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जैसे कि मतलब अभी हमने चीप लेबर ले रखी है या फिर हमारी लेबर इतनी एफिशिएंट नहीं है कि वो सही से काम कर सके, वो सही से पैकेजिंग वगैरह कर सके, तो हमें स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने चाहिए कि मतलब उनको सही से पैकेजिंग करने के तरीके आए। तो फिर उससे ये होगा कि वो और एफिशिएंट होंगे, वो काम पे भी धीरे धीरे सीखेंगे, तो वो और एफिशिएंट होंगे, तो फिर वो गलतियां कम करेंगे, तो उससे हमारी कॉस्ट कम होएगी, कि हमारा मतलब कॉस्ट कम होएगी, तो फिर उससे हमारे जैसे अगर 17 रुपए लग रहे थे कॉस्ट एक बॉटल को बनाने में, तो उससे 15 रुपए लगेंगे। टारगेट कॉस्टिंग हमेशा कस्टमर फोकस होती है। जैसे कि हमने देखा हो ओप्पो ने 19,000 का फोन रखा, तो Xiaomi भी 19,000 का ही फोन रखेगी, उससे ज्यादा का नहीं रखेगी। अब अगर Xiaomi को उस फोन के ऊपर 3,000 का प्रॉफिट भी चाहिए, तो Xiaomi जो है उस फोन के ऊपर कॉस्ट को 16,000 का लाने की कोशिश करेगी। वो
सेलिंग प्राइस को नहीं बढ़ाएगी, वो हमेशा कॉस्ट को 16,000 से कम का या 16,000 तक का ही लाने की कोशिश करेगी। हमारे जो फीचर्स जो कस्टमर्स वैल्यू करेगा हम उन्हीं को फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अब मान लेते हैं कस्टमर कहता है कि मुझे तो मेरे को एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें बस एक टच स्क्रीन हो, मैं फ़ोन पे बात कर सकूँ, कैमरा हो अच्छा सा, पीछे मतलब फ्रंट कैमरा हो, बैक कैमरा हो, एंड थोड़े बहुत ये व्हाट्सएप वगैरह चल जाए, मेरी इंस्टाग्राम चल जाए, एंड वाईफाई हो, नेट चल जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तो ये सब फ़ोन मेरा आराम से 15-16 हज़ार में बन जाएगा। 3 हज़ार का मैं Xiaomi उस पर प्रॉफिट लगा सकता है, एंड 19,000 का वो उस पर बेच सकता है। ये सारे फीचर्स ठीक है, कस्टमर वैल्यू करता है। लेकिन अब मैं उस कस्टमर के पीछे एलईडी लाइट लगा दूं जिसकी कॉस्टिंग मुझे 2,000 आती है, एंड मैं उसको फिर एस्थेटिक सा बना दूं एंड फिर मैं उसको बेचूं, ये जो फीचर्स है कस्टमर वैल्यू ही नहीं करता, मेरे को एक्स्ट्रा कॉस्टिंग भी लग गई। तो फिर वो कस्टमर भी कहेगा ना, आप तो फोन भी महंगा मेरे को दे रहे हो, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी। ठीक है, वो मैं कस्टमर से चार्ज नहीं कर रहा, तो फिर वो मेरे को उसमें कॉस्ट गैप भी आ जाएगा, एंड लिटरली वो फीचर कस्टमर वैल्यू भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कहेगा यार मैं इस एस्थेटिक लाइटिंग का करूंगा क्या, मेरे को किसी को दिखानी थोड़ी है, मेरे को तो फोन से बात करनी है। तो इसीलिए अब टारगेट जो कॉस्टिंग होती है जैसे मैंने पहले बताया वो कॉस्ट कंट्रोल करेगा। कि मतलब मान लेते हैं वो फोन बना रहा है, वो 19,000 का उसका सेलिंग प्राइस है, 3,000 का उसको प्रॉफिट चाहिए, तो 16,000 तक की वो कॉस्ट लाने की कोशिश करेगा। अगर उसको 18,000 की कॉस्ट आ रही है तो वो कोशिश करेगा कि वो कंपोनेंट्स को और सस्ता करे। वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, बट वो कोशिश करेगा कि वो कुछ भी करे, वो कहीं से चिप्स सस्ती मंगाए, वो कहीं और से कोई और सप्लायर ढूंढे, वो बल्क में खरीद के बल्क डिस्काउंट ले, वो अपनी लेबर को और ट्रेनिंग दे ताकि वो और एफिशिएंट हो असेंबलिंग में, वो और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करे, वो और अच्छी जगह ढूंढे जहाँ पे रेंट कम हो, और अच्छा प्लांट देखे, और अच्छी जगह दे मतलब और किसी कंट्री में जाए जहाँ पे असेंबलिंग के लिए लेबर सस्ती हो। ऐसे फैक्टर्स पे वो कंसिडर करेगा Xiaomi जो है, ताकि जो उसका कॉस्ट गैप है 2,000 रुपए का वो कम हो जाए और एकदम जीरो पे आ जाए। जिस तरह टारगेट कॉस्टिंग के एडवांटेजेस हैं उस तरह कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हम कोई फ़ोन बना रहे हैं, जैसे Xiaomi फ़ोन बना रहा है। अब उसे फ़ोन के रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ओप्पो कितने का बना रहा है। अब ओप्पो भी उसका अकेला कॉम्पिटिटर तो है नहीं, वीवो भी है, और रियलमी भी है, और आजकल सैमसंग भी उसका कॉम्पिटिटर है, एंड वन प्लस भी है। तो उसको सारे कॉम्पिटिटर्स का डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि हर जो कंपनी है वो अपने फ़ोन्स कितने प्राइस रेंज में दे रहे हैं, कि कौन पर 19,000 का दे रहा है, कौन 18,500 का दे रहा है, कौन 17,000 का दे रहा है। फिर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वो अपने फ़ोन्स में क्या क्या फीचर्स ऑफर कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सबके फीचर्स थोड़े बहुत तो डिफर करेंगे ही ना। कि कोई दे रहा है कि मेरी स्क्रीन में तो ये फीचर है, मेरी टच स्क्रीन में तो ऐसा फीचर है, एमोलेड डिस्प्ले है, कोई कह रहा है गोरिल्ला ग्लास है, कोई कह रहा है मेरे मेरे पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो कोई कह रहा है मेरे पास 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, कोई कह रहा है मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं। एंड फिर उसको ये भी देखना पड़ेगा कि वो सब कहाँ से मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, कितना कौन सा लेबर यूज कर रहे हैं, उनको कितनी कॉस्टिंग कर रही है, एंड उसके हिसाब से ये सारा डेटा उसको कलेक्ट करना पड़ेगा। इन सब में उसको टाइम भी बहुत लगेगा एंड पैसा भी बहुत लगेगा। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स उसको कंसिडर करते हैं, कभी कभी इसका रिजल्ट भी नहीं मिलता है कभी। और फिर टारगेट कॉस्टिंग में जब हम अपनी कॉस्ट कम करते हैं, जैसे कि हमें 16,000 तक की अपनी कॉस्ट रखनी है लेकिन हमारी कॉस्ट 18,000 आ रही है, तो हम कॉस्ट रिडक्शन करेंगे। अब हम उसमें कभी कभी लेबर और मटेरियल कम करने की कोशिश करते हैं कि चलो चीप मटेरियल और चीप लेबर की तरफ जाओ। तो उसके चक्कर में हम कभी कभी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि चलो क्वालिटी पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो कोई बात नहीं, एंड फिर उस वजह से जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है उसकी जो क्वालिटी आती है वो कम आती है। कि जैसे पहले एक ब्रांड था, उसमें शायद उन्होंने यही किया था कि अपनी कॉस्ट कम करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया था। एंड फिर जो वो फ़ोन का ब्रांड था उसकी जो बाद में स्क्रीन्स आई थी उनमें एक लाइन आ गई थी हर एक फ़ोन के अंदर, काफ़ी फ़ोन्स के अंदर। वो तो खैर उन्होंने बाद में करेक्ट कर दी थी, बट उनका थोड़ा सा मार्केट में नाम खराब हुआ था इस वजह से। चलो अब तो उनका आज नाम बहुत अच्छा है, बट पहले स्टार्टिंग में हो गया था। तो यही होता है कि अगर आप कॉस्ट कम करते हो तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा होता है।
टारगेट कॉस्टिंग जो होती है इसका एक ना बिगेस्ट ड्रॉबैक ये है कि इसको ना हमें सर्विस इंडस्ट्री में लगाना ना बड़ा दिक्कत का काम है। ये सर्विस इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते, मतलब लगा सकते हैं बट ना बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ऐसा होता है, जो गुड्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, वहाँ तो ये होता है कि देखो हमने जो गुड बनाया है वो हमारा ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है, तो उसका सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा वहाँ पे। सेलिंग प्राइस हमें वहाँ पे मिल गया, उस पर हमने अपना डिजायर्ड प्रॉफिट रख लिया। फिर हमें उसको बनाने की कितनी कॉस्ट आ रही है हमारी फैक्ट्री में वो हमें मिल गई। फिर हम वेज देख लेते हैं कि हमें कॉस्ट गैप कैसे कम करने की, चलो लेबर जो हमारी लग रही है वो हम उसमें कम करेंगे, मटेरियल कॉस्ट को कम करेंगे। लेकिन सर्विसेज में ये होता है कि हमें चलो सेलिंग जो हमारी जो सर्विसेज का जो रेट है वो सब मार्केट से तो मिल जाता है, बट जो सर्विसेज होती हैं वो एक तरह से इंटेंजिबल होती हैं। वो मतलब हम उन्हें बना तो सकते हैं बट वो ऐसा होता है कि वो ऐसे बनती हैं कि वो मतलब कोई हम उसको किसी को देते नहीं है, वो हम उन्हें छू नहीं सकते। वो सर्विसेज एक तरह से एक सर्विस होती है, वो फील नहीं कराई, वो सिर्फ फील नहीं कराई जा सकती किसी को। सर्विस जैसे होती है कि मान लो कोई सीए फर्म है, अब सीए फर्म को किसी क्लाइंट का ऑडिट करना है, तो अब वो क्लाइंट का ऑडिट करने गई है, तो अब जो क्लाइंट के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो वो उसको देख के ही बताएगी ना कि वो क्या क्लाइंट है, उसकी क्या कॉम्प्लेक्सिटी है। वो प्रेडिक्ट करना तो उसको मुश्किल हो जाता है ना, तो वो तो थोड़ा सा काम को देख के ही समझ में आता है ना, फिर वो उसी के हिसाब से उसका सेलिंग प्राइस बता पाएगी ना कि मतलब हाँ जी, आपकी आपका ऑडिट इतना मुश्किल है, आपका काम इतना बड़ा, आपका काम आपका बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स है, उसी के हिसाब से आपका ऑडिट इतना मुश्किल है, इसीलिए फिर हमें आपसे इतना चार्ज करना पड़ेगा। फिर सर्विस इंडस्ट्री में जो ह्यूमन स्किल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है। मतलब उसमें ठीक है, रॉ मटेरियल वगैरह होता है बट इतना नहीं होता जितना ह्यूमन स्किल्स की कॉस्ट होती है। क्योंकि अभी जैसे हमने देखा सीए फर्म का एग्जांपल लिया, सीए फर्म्स में जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होगा, ऑडिटर्स हो गए, इनके स्किल्स की बहुत कॉस्ट होती है। कोई ऑडिटर है जिसको 5 से 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो सबसे ज़्यादा पैसे लेगा, वो कहेगा मेरे को 5 to 7 years का एक्सपीरियंस है, मैं तो ऑडिट कर रहा हूँ, मैं मतलब इतना रिस्क ले रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, तो मेरे को तो फिर पैसे ज़्यादा चाहिए। कोई ऑडिटर है जो फ्रेशर है, जिसने कोई काम नहीं कर रखा, वो तो फिर 10,000 20,000 में भी 30,000 में भी काम कर लेगा। तो इसमें ये चीज़ भी मायने रखती है। और जो सर्विसेज हैं वो एक जैसे ना एक के साथ एक ही परफॉर्म होती जाते हैं। ये नहीं है कि हमने आज सर्विस को परफॉर्म किया और फिर मतलब हमने बना ली और फिर उसको कहीं पे रख लिया। सर्विसेज तो ऐसे होती हैं कि हमारी सर्विसेज को हमने अभी ही परफॉर्म करना है, एंड फिर मतलब वो उसके बाद भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट परफॉर्म होती रहेंगी। एंड सर्विस जो है वो जैसे ही परफॉर्म होती हैं उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं, हम उनको कहीं पे स्टोर नहीं कर सकते। एंड सर्विसेज में हम किसी को ओनरशिप नहीं दे सकते सर्विसेज की। मतलब हम चाहें कि मैं चाहूँ कि मैं अपनी सर्विस की ओनरशिप आपको दे दूँ कि चलो ये जैसे गुड्स में होता है कि जैसे कि मेरा फ़ोन है, मैंने आपको अपना फ़ोन बेच दिया, शाओमी ने फ़ोन बेच दिया, तो वो शाओमी से फ़ोन फिर कस्टमर को ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसा सर्विसेज में नहीं हो पाता। वो फिर सर्विसेज जो होती हैं वो मतलब एक बार जो जो बंदा जो सीए फर्म है वो सर्विस परफॉर्म कर रही है, वो स्किल्स उसी के हैं, वो उसने एक बार अपना काम कर दिया, तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो जो ओनरशिप होगी सर्विस की वो उसके स्किल्स की वो उसके कस्टमर के पास चली जाएगी। वो बस उसको एक तरह से उसका काम कर देगा। इसीलिए टारगेट कॉस्टिंग जो सर्विस इंडस्ट्रीज में होती है वो होती है बट डिफिकल्ट बहुत होती है। अब हम बात करते हैं उन प्रोसेसेस की जिन्हें यूज करके मैनेजमेंट कॉस्ट को कंट्रोल करता है। वैल्यू एनालिसिस और वैल्यू इंजीनियरिंग पहला प्रोसेस। इसे हम ऐसे समझते हैं कि मान लो हुंडई को एक गाड़ी बनानी है, वो एक गाड़ी डिजाइन कर रहा है। हम आजकल देख रहे हैं कार्स में बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, जैसे सनरूफ हो गई, टच स्क्रीन हो गई, एसी तो खैर बहुत पहले से आ रहा है, और भी हो गए जैसे कि ब्लूटूथ ऑडियो सिस्टम है, और जैसे कार चार्जर हो गया, ऑडियो जैक सिस्टम हो गया। आजकल तो जो हमारे स्पीडोमीटर्स हैं वो भी काफ़ी टच स्क्रीन वगैरह वाले आने लग गए हैं। अब ये सारे सिस्टम्स हैं, इनमें से काफ़ी सिस्टम्स हम काफ़ी फीचर्स जो हैं वो यूज़फुल भी होते हैं हमारे, और काफ़ी यूज़फुल नहीं भी होते हैं। तो जो हुंडई है वो चेक करेगा कि कस्टमर को कौन सा फीचर जो है इनमें से वैल्यू देता है या नहीं देता। फॉर एग्जांपल एसी है, एसी कस्टमर को वैल्यू देता है बहुत ज़्यादा। अब एसी तो कस्टमर के लिए वैल्यू है, क्योंकि अब अगर मान लो हुंडई गाड़ी बना रहा है,
तो अब वो गाड़ी में एसी ही नहीं देगा तो कस्टमर गाड़ी क्यों ही खरीदेगा, क्योंकि इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है। अब वो अगर गाड़ी में एसी ही नहीं होगा तो फिर कस्टमर उसकी गाड़ी खरीदेगा ही क्यों, वो कहेगा भाई मैं गाड़ी क्यों खरीदूं, गाड़ी में तो एसी ही नहीं है। पर अब मान लेते हैं उसने वहां पे कोई गाड़ी में फीचर दिया है कि स्पीडोमीटर में भी आपकी टच स्क्रीन है, आप इसमें टच कर करके आप कुछ कर सकते हो, आप गाने चला सकते हो, तो वो कहेगा भाई मैं इसमें क्यों टच करूंगा, मेरे को गाड़ी चलानी है या फिर मेरे को यहाँ पे टच करना है, मैं कैसे टच कर लूंगा, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी कंट्रोल कर रहा हूँ, स्पीडोमीटर को टच करके करूंगा क्या। तो ये एक ऐसा फीचर है जो कस्टमर के यूज का इतना है नहीं, तो वो एक ऐसी कॉस्ट है जो मतलब गाड़ी को बनाने की कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है। तो हुंडई ऐसे फीचर्स देखेगा जो कस्टमर को मतलब ज्यादा यूज के नहीं है या बिल्कुल भी यूज के नहीं है, एंड हुंडई उन फीचर्स को हटा देगा। वैल्यू एनालिसिस यही होता है, जो फीचर सिर्फ कस्टमर्स के यूज के होते हैं वो उन्हें रखता है, एंड जो फीचर्स कस्टमर्स के यूज के नहीं होते हैं उन्हें हटा देता है। टीयर डाउन एनालिसिस को ऐसे समझो कि कस्टमर जो मैनेजमेंट होती है वो एक राइवल प्रोडक्ट लेती है एंड उसको पूरा देखती है। मतलब फॉर एग्जांपल Xiaomi ने ओप्पो का फोन लिया एंड उसको पूरा देखा, खोल कर देखा कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट उन्होंने यूज करे, कौन सी चिप उन्होंने यूज करी है, कौन सा कैमरा उन्होंने यूज करा है, कौन से पार्ट्स उन्होंने यूज करे, कौन सी बैटरी उन्होंने यूज करी है, सब उन्होंने देखा। फिर वो देखेंगे कि मार्केट में इसकी कॉस्ट क्या चल रही है, लेबर वगैरह सब देखेंगे वो उसको कि इसको असेंबलिंग की कॉस्ट कितनी आएगी, कौन सी वाइब्रेशन मोटर है, कौन सी वाइब्रेशन मोटर की कॉस्ट क्या आएगी, कौन सा मैगसेफ उन्होंने लगाया, उस मैगसेफ की कॉस्ट क्या आएगी। फिर ये सब देख के उनको पता चल जाएगा कि अब कॉम्पिटिटर की रॉ मटेरियल में इतनी कॉस्ट आ रही है, तो फिर वो उसके हिसाब से फिर वो अपनी कॉस्टिंग देखेंगे कि हाँ अगर हम भी बना सकें अपने लिए Xiaomi के लिए फोन तो हमारी भी आसपास की इतनी कॉस्ट आएगी। फंक्शनल एनालिसिस ये देखता है कि कस्टमर कौन से फीचर के लिए कितना प्राइस देना चाहेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम हुंडई का ही एग्जांपल लेते हैं कि अब हम गाड़ी बना रहे हैं, हुंडई जो है गाड़ी बना रहा है। अब हुंडई ने गाड़ी में एसी लगाया, अब गाड़ी में एसी लगाने की कॉस्ट आती है हुंडई को 10,000 रुपए की, लेकिन हुंडई एसी लगाता है 10,000 रुपए का, लेकिन कस्टमर गाड़ी को की जो वैल्यू है, मतलब जो कस्टमर को एसी की वैल्यू मिलती है वो मिलती है 12,000 की, 15,000 की, 20,000 की, और वो उसके लिए उतने दे भी देगा, तो हम उस फीचर को रखेंगे। लेकिन वहीं पे वो जो मैंने आपको बताया था कि वो उसके जो स्पीडोमीटर है उसमें टच स्क्रीन लगा देता है, वो उसको इतनी वैल्यू नहीं देता, उसको लगाने की कॉस्ट आ रही है 15,000 रुपए, लेकिन वो वैल्यू उसको सिर्फ 1,000 रुपए की दे रहा है। तो वो तो एक तरह से उसको एडिशनल कॉस्ट है, वो तो कंपनी को एक तरह से लॉस ही है। तो हम उस फीचर को निकाल देंगे। फंक्शनल एनालिसिस इसे ही कहते हैं जो मतलब कस्टमर को इतनी वैल्यू नहीं देता, मतलब जो कंपनी को भी ज्यादा कॉस्ट पड़ रही है एंड उतनी वैल्यू कस्टमर को मिल ही नहीं रही कि जितने की कंपनी को कॉस्ट पड़ी। मतलब कंपनी को कॉस्ट पड़ी 15,000 की, लेकिन वैल्यू कस्टमर को उसकी मिल रही है सिर्फ 1,000 रुपए की, 2,000 रुपए की। तो हम ऐसे फीचर्स को तो हटा देंगे। पर मान लेते हैं कि कोई फीचर है जिसकी कॉस्ट मतलब कंपनी को पड़ी 10,000 रुपए की, लेकिन वो फीचर कस्टमर को भी वैल्यू दे रहा है 20,000 की, 30,000 की, तो फिर हम ऐसे फीचर्स को रखेंगे। इसे कहते हैं हम फंक्शनल एनालिसिस। ये था टारगेट कॉस्टिंग का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को और ACCA स्टूडेंट्स को शेयर करें। मैं आप सबके लिए ACCA के और सिंपल एक्सप्लेनेशंस को लाता रहूंगा। मेरे नोट्स, सैम्पल क्वेश्चंस या फिर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।